कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट्स का क्या सीन होता है, चलो देखते हैं। ठीक है, मैनुअल सिस्टम प्रोसीजर्स इंक्लूड अप्रूवल, रिव्यूज, रिकंसिलिएशन एंड फॉलोअप्स। बताओ क्या मतलब है इनके। मैनुअल जो सिस्टम होता है, मैनुअल मतलब विदाउट कंप्यूटराइजेशन, उसमें क्या होता है, कोई भी अप्रूवल या कोई भी मान लो परचेज कर रहे हो या कुछ भी सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें अप्रूवल होता है। रिव्यू मैनुअली होता है कि भैया किसी बंदे ने क्या काम किया। रिकंसिलेशन मतलब एक बंदे ने जो भी कुछ किया, और जैसे रिकंसिलेशन जैसे बीआरएस होता है ना कि सेम ही काम दो लोग कर रहे हैं तो उसको रिकंसाइल करना, एक जगह पे पहुंचना कि सारी चीजें हो गई हैं या नहीं हुई। और फॉलोअप, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर काम के लिए फॉलोअप नॉर्मली क्या होता है कि दोबारा से सेम चीज को ट्रिगर करना। आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड एंड रिपोर्टेड यूजिंग पेपर डॉक्यूमेंट। तो इसमें मेनली क्या चलता है, पेपर डॉक्यूमेंट। ये मैनुअल सिस्टम है, लेकिन आईटी सिस्टम में कंट्रोल्स कैसे होते हैं, है ना। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है, ऑटोमेटेड कंट्रोल। सिक्योरिटी गार्ड क्या है, मैनुअल कंट्रोल। आ रहा है समझ, क्लियर है। कार्ड से आप अगर एंटर कर रहे हो, कार्ड टच करके नहीं दरवाजा खुल जाता है, वो क्या है, ऑटोमेटेड। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। मान लो कि पावर कट हो तो इन्वर्टर अपने आप चल जाता है, ये क्या है, ऑटोमेटेड कंट्रोल। और जनरेटर क्या होता है, हाथ से चलाना पड़ता है, ये क्या हो गया, मैनुअल कंट्रोल। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो मैनुअल कंट्रोल्स कैसे हो सकते हैं, मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी। अरे सुन, हो सकता है कि मैनुअल कंट्रोल ऐसे हो जिसमें आईटी का कोई यूज हो ही नहीं रहा, है ना। या तो फिर ऐसे हो सकते हैं कि आईटी से जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है उसको यूज कर रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। मॉनिटर आईटी एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, हो सकता है कि वो सिर्फ मॉनिटर कर रहा है आईटी और ऑटोमेटेड कंट्रोल, और सिर्फ क्या हैंडल कर रहे हो, एक्सेप्शंस। आपको पता है बहुत सारी जगहों पर, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लोग अपॉइंट होते हैं सिर्फ किस बात के लिए, जैसे कोई एक मान लो कि चिप्स के पैकेट बनाने वाली कोई कंपनी, समझ में रहे, तो वो लोग वहां पर खड़े रहते हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा होता है। पर अगर मान लो कि कोई ऐसा चिप है, ऐसा चिप्स का पैकेट है जिस जो कि पैक्ड नहीं है प्रॉपर, तो क्या होगा, उसको वो मैन्युअली अलग कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। ये लास्ट वाला है कि मॉनिटर आईटी एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल हैंडल एक्सेप्शंस। ये वाली बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, ठीक है ना। चलो, मैनुअल एलिमेंट्स वर्सेस ऑटोमेटेड एलिमेंट्स। मैनुअल एलिमेंट्स सुटेबल फॉर जजमेंट एंड डिस्क्रिशन। देखो, मान लो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वाली बात, मान लो कि ऐसी काम है जो सिर्फ कैलकुलेशन या उस पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव बातें जो हैं वो कौन कर लेगा, कंप्यूटर। अरे सर, किसी चीज के 2, 3, 5, 10 जितने भी रास्ते हैं फिक्स्ड है कि 10 ही है, फिक्स्ड है कि 5 ही है, वो काम किसको दे सकते हो, कंप्यूटर। जिसके सिचुएशन के हिसाब से हो जाए, और सिचुएशन n नंबर ले सकते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है, जजमेंट। डिस्क्रेशन मतलब कि मर्जी, और जजमेंट मतलब कि जो सब्जेक्टिव है चीज, जिसको लेकर के जो ऑप्शंस हैं वो आप डिजिटली या ऑब्जेक्टिवली स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आ रहा है समझ, यानी देखो, ह्यूमन माइंड डिसीजन कैसे लेता है और कंप्यूटर कैसे डिसीजन लेता है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। कंप्यूटर कैसे डिसीजन लेता है, उसको जितने इंस्ट्रक्शंस दोगे, ठीक है। ह्यूमन माइंड कैसे डिसीजन लेता है, कितनी भी तरीके के प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकता है, समझ में आ रही है बात। कंप्यूटर सिर्फ उन सारे तरीकों को सॉल्व कर सकता है जितने ह्यूमंस ने डाले। आ रहा है समझ में,
कुछ मायनों में कंप्यूटर ह्यूमन से ज्यादा क्यों अच्छा एक्ट कर लेता है, क्योंकि उसको बहुत सारे ह्यूमंस ने मिल करके क्या किया है, सिखाया है। बट फिर भी हमारा दिमाग इतनी चीजें प्रोसेस करता है एट ए टाइम कि हमको खुद को भी नहीं पता, अरे सर, इसलिए सारी चीजें सिखाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक है ना? अब देखो इवेंचुअली डेटा इतना ज्यादा फीड किया जा रहा है कि एआई या ये सब है, तो मे भी कुछ हद तक वो ह्यूमन को टच कर ले, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। खैर, तो जजमेंट और डिस्क्रिप्शन वाले में मैनुअल होता है। लार्ज अनयूजुअल डेटा है, नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन है ना, तो मैनुअल और ऑटोमेटेड। ठीक है, रिकरिंग है तो ऑटोमेटेड कंट्रोल लगा लो, नॉन रिकरिंग है तो मैनुअल लगाना पड़ेगा, अनयूजुअल है मतलब सेम सेम है तो ऑटोमेटेड लगा लो, अनयूजुअल है तो मैनुअल। अरे समझ। अच्छा, ऑटोमेटेड कंट्रोल की इफेक्टिवनेस जो मेजर करनी है तो उसके लिए क्या लगेगा, एक मैनुअल कंट्रोल। अरे समझ कि वो मशीन ने कैसे काम किया, उसको मशीन थोड़ी देखेगी, उसको कोई इंसान देखेगा। आ रहा है समझ में? फिर मैनुअल एलिमेंट्स लाइक लेस रिलायबल बिकॉज मोर इजिली बाईपास्ड, इग्नोर्ड और ओवररिडन। मतलब मैनुअल कंट्रोल में क्या हो सकता है, बाईपास कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड, जिसने उसको अपॉइंट किया उसका आई कार्ड थोड़ी देखे, और वो हो सकता है इग्नोर्ड। मैनुअल कंट्रोल में हो सकता है कि एक आध चीज छूट जाए, ह्यूमन बीइंग है ना, और ओवररिडन मतलब उसकी बात मानी ही ना जाए। बट कंप्यूटर वाला क्या सीन है, देखो समझो, मैं फिर से तुमको सिक्योरिटी गार्ड वाला एग्जांपल देता हूँ। एक सिक्योरिटी गार्ड जब लोगों को एंटर होने से रोक रहा है या वो कर रहा है, इसी चीज का ऑटोमेटेड कंट्रोल क्या है? डेली मेट्रो में गए कभी? कौन नहीं गया? कौन नहीं गया? नहीं गए। उसमें ना कोई एक्चुअली मैनुअल लोगों का हार्डली काम है, बस टिकट लेने का है। वो चार्ज टाइप की टिकट मिलती है जिसमें डिस्टेंस होता है शुरू से आखिरी तक का। अब क्या होता है, जैसे ही आप उसको दरवाजे से टच करते हो तो गेट खुल जाते हैं ऑटोमेटिक, किसी बंदे की जरूरत नहीं। है ना? फिर आप ट्रेन में सफर करो, स्टेशन से आप निकलते हो तो सब क्लोज थे, जाने का एक ही रास्ता है और उससे आपको टिकट टच करनी पड़ेगी। अगर आपकी टिकट टच करके वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब कि आपको वहां पर बात करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि कोई पेनल्टी लगे या जो भी है वो आपसे पैसे लेंगे, छोड़ दो। आ रहा है क्या ये समझ में? क्लियर है? तो क्या बात चल रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑटोमेटेड कंट्रोल कैसे, सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं उसी का ऑटोमेटेड ले रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको कोई बेवकूफ बना सकता है, सिस्टम को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? सिस्टम कोई आ जाए और वो सिस्टम उसकी बात ही सुनेगा कि ये वो चार्ज है या वो प्रोग्राम है, जब तक वो नहीं चलेगा तब तक क्या होगा, गेट नहीं खुलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो चार्ज टिकट अगर तुम उसमें टच करोगे तो ही वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, अब चाहे कोई आ जाए। पर सिक्योरिटी गार्ड पर्सन टू पर्सन क्या कर लेगा, बदल देगा उसको। आप समझ रहे हो मैनुअल में प्रॉब्लम्स क्या होती है? ठीक है। फिर सिंपल वाली एरर्स भी हो सकती हैं, रिपीटेटिव काम में भी क्या हो सकता है, मिस्टेक। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन कैन नॉट बी अस्यूम्ड। कंप्यूटर में अपन ये मान के चल सकते हैं कि एक बार टू द फोर उसने कर दिया, अब ये गलती वो करेगा ही नहीं, मतलब अब दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा। अरे क्योंकि इट्स अ फिजिकल थिंग। समझ में आ रहा है? उसके लॉजिक गेट जैसे बने वैसे ही बने, अब वो चेंज नहीं हो, उसका उतना ही दिमाग है बस। ये क्लियर है क्या, जितना हमने वायरिंग की हुई? ठीक है, क्लियर है? चलो, मैनुअल एलिमेंट्स आर लेस सुटेबल फॉर, ये सेम ही बात है, ठीक है ना, लेस रिलायबल, लेस सुटेबल फॉर हाई वॉल्यूम रिकरिंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, और situations where anticipated or predictable errors can be prevented or detected and corrected by automated control parameters। ठीक है ना?
तो जहां पर भी एंटिसिपेट कर सकते हैं, आपको पता है कि इसके दो आउटकम हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मशीन चेक कर सकती है, पता है आपको ये बात? आपकी ओएमआर शीट जो है वो कौन रीड कर सकता है? मशीन। क्यों? क्योंकि चार ही ऑप्शन है। सब्जेक्टिव में क्या है? देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पॉसिबल राइट आंसर्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है, वो एनालिसिस सब्जेक्टिव है जो कि एक ह्यूमन माइंड परफॉर्म कर सकता है। बोलो, ये क्लियर है ना? कंट्रोल एक्टिविटीज वेयर स्पेसिफिक कंट्रोल मेथड्स कैन बी एडिक्वेटली डिजाइन्ड एंड ऑटोमेटेड। ठीक है ना? जिनको भी ऑटोमेट किया जा सकता है, वहां पर मैनुअल कंट्रोल लगाने का कोई मतलब नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सीखने के लिए। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? रिस्क एंड कंट्रोल रिस्पॉन्स। रिस्क चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटिटी के इंफॉर्मेशन के सिस्टम के चेंज के हिसाब से क्या चेंज होता रहता है? रिस्क। किसी एंटिटी में कुछ और रिस्क है, किसी एंटिटी में कुछ और रिस्क है। एंटिटी एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव कंट्रोल कंसिडरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब हर एंटिटी अपने स्पेसिफिक रिस्क के हिसाब से क्या लगाती है? कंट्रोल्स। रिस्क हर जगह के अलग अलग होते हैं, इसलिए हर एंटिटी का रिस्क, हर एंटिटी के कंट्रोल्स कैन बी डिफरेंट। एक ही जगह के कंट्रोल आप हर जगह पर चेक नहीं कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है बच्चों? बोलो बोलो। ठीक है ना? चलो एमसीक्यू बताओ। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल इन अ ह्यूमन इन अ मैनुअल सिस्टम? सी। ठीक है। Second, in IT system, manual control may be limited to monitoring the effective functioning of IT. ठीक है। फिर what when are manual elements in internal control less reliable? In high volume transaction, manual elements in internal control are suitable for monitoring automated controls. नहीं, suitable, नॉन suitable का आंसर हुआ ना वो तो। नहीं तो ऑटोमेट कर रहे हैं उसके तो मॉनिटर करेगा। Elements in internal monitoring, manual elements in internal control are suitable. Changing circumstances. मैनुअल की सूटेबिलिटी पूछ रहा है। हम लोगों ने पढ़ा क्या है? मैनुअल की नॉन सूटेबिलिटी पढ़ी है। ठीक है ठीक है। फिर व्हाट शुड एन एंटिटी कंट्रोल? मॉनिटरिंग ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंट्रोल्स भी चेंज से कर जनरल ने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। अरे नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का पर्पस डिफरेंट है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस है उसमें। अरे सर, और यहाँ क्या है? सिर्फ ऑटोमेटेड कंट्रोल। इफेक्टिवनेस की बात नहीं कर रहा। तो लेस करेक्ट है, मतलब ज्यादा करेक्ट क्या है? चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब वो भी करेक्ट है लेकिन वो उतना करेक्ट नहीं। ठीक है। व्हाट शुड एन एंटिटी कंसीडर व्हेन एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल इन रिस्पांस टू आईटी रिस्क? नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है? चलो ऑडिट अप्रोच कैसी होगी इसमें? रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड डिस्क्लोजर्स, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कंसीडरेशंस। लेकिन सर हाँ, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस अगर हैं तो मैनुअल एलिमेंट्स की जरूरत है। पर मॉनिटरिंग लिखा है, वो मॉनिटर क्यों करेंगे? चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस का तो रिस्पांस होगा ना। कुछ भी रिस्पांस और कुछ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस होंगे तो उसके लिए नहीं तो देखो, अगर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उनको हम मॉनिटर करेंगे तब तो हम कंट्रोल्स को देख पाएंगे ना। मतलब पॉइंट है कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, मॉनिटर हम सिस्टम को ही कर रहे हैं या मॉनिटर हम कंट्रोल को ही कर रहे हैं,
बट अंडर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। हाँ मतलब अगर फिर इसको एकदम तुम्हारा ये कहना है कि अगर अपन फर्स्ट पॉइंट को ग्रामेटिकली देख रहे हैं तो फिर थर्ड पॉइंट को भी उतना ही ग्रामेटिकली देखा जाए, ये पॉइंट है ना। अब इतना ये मैनुअल प्रॉब्लम है क्वेश्चन बनाने, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? ठीक है ना। चलो ऑडिट अप्रोच क्या होगी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। इंपॉर्टेंट अकाउंट्स देखो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस देखो, रेलेवेंट असर्शंस देखो। देखो देखो ये जो अप्रोच है अभी, ये जो ये कर रहे हैं ना रिस्क असेसमेंट, ये मैनुअल और उसमें कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। ये जब एक्चुअल में आप आइडेंटिफाई करोगे तो डिफरेंट है, बट जब हम जैसे बोल रहे हैं रेलेवेंट असर्शन, तो मैनुअल का आ जाएगा तो भी तो हम यही बोलेंगे ना, एकेडमिकली तो यही बोलेंगे ना, रेलेवेंट असर्शंस के देख लो रिस्क असेसमेंट। प्रैक्टिकली बात बहुत बदल जाएगी, यहाँ सिस्टम्स लगे तो यहाँ क्या रिस्क है, यहाँ मैनुअल है तो यहाँ क्या रिस्क है, पर ये बच ले रहा है क्या बोल करके कि रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। ये लाइन तो हर जगह सूट हो जाएगी ना, नहीं आया समझ में? क्लियर है? नहीं तो ये ध्यान रखना। आइडेंटिफाई लाइकली सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ये इतना जेनरिक है कि मैनुअल हो ऑटोमेटेड हो सेम ही बात है। कंसिडर रिस्क अराइज फ्रॉम यूजिंग आईटी सिस्टम, ये ना है कि आईटी सिस्टम को यूज करने के कारण आपके रिस्क में क्या बदलाव आ रहा है। समझ गए क्या? फिर अंडरस्टैंड एंड एवेल्युएट, तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, जितने बिजनेस प्रोसेस देखोगे उनको क्या कर लेना, लिख लेना। ऐसे 230 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है? प्रिपेयर रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिसेस। अरे मैट्रिक्स ऐसा बनता है, पॉइंट ये कि क्या कंट्रोल है, क्या रिस्क है, और किस रिस्क के लिए क्या कंट्रोल है। नहीं आया समझ? कौन सा रिस्क उसका कौन सा कंट्रोल, ठीक है ना। तो वो मैट्रिक्स अंडरस्टैंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल by performing walkthrough of end-to-end process. Process-wide considerations for entity-level control, segregation of duties. मतलब एंटिटी लेवल कंट्रोल्स देख लो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज देख लो, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। आईटी के जनरल कंट्रोल देख लो और एप्लीकेशन कंट्रोल देख लो। यानी सबसे पहले रिस्क, फिर कंट्रोल्स का आइडेंटिफिकेशन, फिर कंट्रोल की टेस्टिंग, और फिर रिपोर्टिंग। इसको ब्रॉड हेडिंग्स, मतलब ये जो सेकंड है ना अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट, इसकी जगह अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट कंट्रोल्स, है ना। और ये है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और फिर एंड में क्या है, रिपोर्ट। तो कंट्रोल टेस्टिंग का एंटी देखो, सोर्स डेटा की रिलायबिलिटी देखो। अच्छा, सोर्स डेटा की रिलायबिलिटी देखो, कंप्यूटर बहुत अच्छा सिस्टम है, तो कंप्यूटर से गलती नहीं होगी। कंप्यूटर से गलती ना हो इसके लिए आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, मतलब इनपुट, इनपुट ही गलत दिया तो आप कंप्यूटर से नहीं बोल सकते कि उसने गलत किया। नहीं आ रहा समझ में? जो इनपुट करोगे उसी को तो प्रोसेस करेगा ना। और दूसरा कंप्लीटनेस, सारी एंट्री दे दी कंप्यूटर को। ये दो चीजें जो है वो मैनुअली ही देखनी पड़ेंगी आपको, कितना भी ऑटोमेटेड है सिस्टम। समझ में आ रही है बात? सिस्टम लगा हुआ है कि भैया सारे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस होगी, कोई मार्क ही नहीं कर रहा तो कंप्लीटनेस की प्रॉब्लम, ये मैनुअली ठीक होगी ये बात। दूसरा कि भाई अंगूठे का निशान है, तो कोई अगर मान लो उंगली का निशान दे दे रहा है, कोई भी गेस्ट भी आ रहा है तो वो भी कर दे रहा है, तो उसमें बहुत सारी एंट्री दिखने लग जाएंगी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। चलो फिर क्या है, टेस्टिंग ऑफ की रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट, ये आउटपुट चेक करना है कि आप आउटपुट चेक कर लो तो आपको ये पता लग जाएगा प्रोसेस सही है।
ठीक है, सैंपल टेस्टिंग कर लो, और जो कंट्रोल टेस्टिंग कर रहा है वो भी काबिल होना चाहिए। समझो, ऑडिटर के यहाँ से कोई भी नहीं कर सकता है। बड़ी एंटिटी में मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑडिट किया था, उसमें सॉफ्टवेयर के लिए फिर हमने, मतलब डेलोइट में तो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं ना, तो आईटी एक्सपर्ट बुलाया था। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? ओके। रिपोर्टिंग, इवैल्यूएट कंट्रोल डेफिशिएंसीज। कंट्रोल डेफिशिएंसीज हैं तो वो कंपनीज एक्ट में देख लो, रिपोर्टिंग करनी है क्या, या 260 में। क्लियर है? फिर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज अगर हैं, मटेरियल वीकनेस है, तो वो देख लो कंट्रोल्स में, है ना। फिर रेमेडिएशन ऑफ कंट्रोल वीकनेस, कंट्रोल अगर वीक है तो उसका उपचार क्या है। अब मैं अगर ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं तो क्या है, एंटी बढ़ाओ, सब्सटेंटिव ज्यादा करो, लेकिन एंटिटी ने क्या कुछ कर रखा है क्या, आ रहा है समझ में? उसको पता चला तो फिर इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर, ये 580 में अपन लोग जो वो देते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन लेटर, उसमें अपन लोग बता देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। एक सेकेंड, नहीं, 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन तो अपन मैनेजमेंट से लेटर लेते हैं। एक होता है मैनेजमेंट लेटर, वो अलग होता है। चलो ठीक है, मैनेजमेंट लेटर जो है वो अलग होता है। इसमें ये हम दे रहे हैं किसको, क्लाइंट को। किस बात के लिए, जनरल कम्युनिकेशन वगैरह के पॉइंट। तो इसमें हम उसको थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी कर लेते हैं, देखो तुम्हारे कंट्रोल भी के हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जबकि हमारे स्कोप में भी नहीं था। इस तरीके की बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती है। याद रखना, रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। वो मैनेजमेंट दे रहा है किसको, ऑडिटर। मैनेजमेंट लेटर में ऑडिटर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है किसको, क्लाइंट को। ये 260 वाला जो है ना वो आ जाएगा इसमें। 260 ऐसे 260 में कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी जो होता है ना, उसका पार्ट है। ठीक है, और ऑडिटर्स रिपोर्ट में देख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब है ना, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। आई गेस ये नया जुड़ा है, एक डेटा एनालिटिक्स और एक डिजिटल ऑडिट। तो गाइस, हाँ, ये था क्या पहले? हाँ तो फिर ठीक है, हाँ तो फिर ठीक है, फिर नया ही है। अच्छा, नहीं नहीं, कैट तो था यार पहले, कैट तो बहुत पहले से। डिजिटल ऑडिट नया है ये नया है। चलो, कैट क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स क्या है? ये इतनी बड़ी फील्ड है ना, समझ रहा है, और इतना चेंज हुआ है ना इसमें, इतना फास्ट चेंज होता है ना, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स मेनली काम है ह्यूमन बीइंग का। अब इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है ना हर ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन पता नहीं होता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को। ये डेटा एनालिटिक्स का काम मैं तुमको बताता हूँ। एग्जाम्पल समझो, जोमैटो। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है कि वो डेटा कलेक्ट कर रहा है और उस डेटा के बेस पे एनालाइज कर रहा है। और ये एनालिसिस इस लेवल का है कि इंडिविजुअल लेवल पर वो अलग अलग रिकमेंडेशंस देते रहे। आपने जिस रेस्टोरेंट से जो डिश ऑर्डर करी, तो वो पूरा ट्रैक रख रहा है कि कहाँ से कौन सी डिश आपने डेवलप करी, कौन सी डिश, सेम डिश अलग अलग रेस्टोरेंट से, कौन से सेम रेस्टोरेंट से अलग अलग डिश, सेम रेस्टोरेंट से सेम डिश। समझ रहे? तो आपको कभी भी ऑफर निकलेगा तो आपको निकाल के देगा कि हाँ यार ये तुम्हारी फेवरेट डिश है, ऐसे करना है। इसका और बेहतर वर्जन अगर तुमने देखना है तो नेटफ्लिक्स में देखो। नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम में अगर तुमने कोई मूवी देखी, उसका हीरो, जॉनर और वो सब पकड़ करके वो तुम्हें रिकमेंडेशन देगा। वो बोलेगा जिन लोगों ने ये मूवी देखी उन लोगों ने ये भी देखी। तुम हैरी पॉटर 1 देखो, वो 2 3 4 ऑटोमेटिकली दिखाएगा। नार्निया भी दिखाएगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी दिखाएगा। अरे समझ में? तो तुम जो भी कोई मूवी देखोगे ना, उसके मतलब नेचर देख करके वो पकड़ लेगा कि हाँ देखो ऐसी वाली मूवी तुमको पसंद है। सुपर हीरो तो वो सब सब जितनी सुपर हीरो मूवीज है सब वो एक जगह लेकर जाएगा। आ रहा है समझ में? ये ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है। और ये क्या है, ये कंट्रोल्स तो है ही, ये डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है।
पता है आपको, नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम वालों ने, शायद नेटफ्लिक्स वालों ने मूवी बनाई जो मतलब उनको पहले से पता था कि हिट हो आ रहा है समझ, क्योंकि उन्होंने डेटा एनालिटिक्स किया था। लोग जिस तरीके की मूवी देखते हैं तो हीरो के बेस पे और मूवी के उसके बेस पे, जॉनर जो है ना, पोस्टर के बेसिस पे, स्टोरी के बेसिस पे, हर चीज में जो उनकी बेस्ट पसंद है वो, और उसको रख करके एक मूवी बना रहा है। मुझे इतना ही डेटा पता है, आ रहा है समझ में, लेकिन पॉइंट ये है कि सोच करके देखो ना, मतलब अभी आज की डेट में नेटफ्लिक्स की या अमेजोन की ओरिजिनल जो बनती है वो सब इसी बेसिस पे ही बनती है। और लोग रिलीज के पहले खरीद लेते हैं, वो अलग चीज है, वो तो किसी और ने बनाई। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल और अमेजोन ओरिजिनल क्या है कि ये बनवाई ये लोग रहे, तो ये बनवा किस बेसिस पे रहे, किस टॉपिक पे बना रहे हैं, ये इनके पास पूरा डेटा एनालिटिक्स है। भाई नॉर्मली मूवी कैसे बनती है, कोई एक राइटर है, उसको कोई एक थॉट आ रहा है कि अरे हाँ यार इस टॉपिक पे मूवी होनी चाहिए, वो लिख रहा है, किसी डायरेक्टर को पसंद आ गई, कोई हीरो वो सिलेक्ट कर ले रहा है, ये सब डेटा एनालिटिक्स करके सोचो काम किया जा रहा है। ठीक है ना। तो टूल्स एंड टेक्निक्स, खैर ऊपर का पर लगता, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वास्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा। मैंने बताया था नहीं कि एक का फ्रॉड पकड़ा था, कि नहीं मेरा वाला नहीं, जो मैंने सुना था उसमें सारे एग्रीमेंट्स शाम को 7:30 के बाद हो रहे थे। ये डेटा एनालिटिक्स ही तो हुआ कि हमने डेटा कलेक्ट किया कि सारे जो गड़बड़ वाले थे वो शाम को 7:30 के बाद है, तो इसका मतलब कि वो, ये एनालिसिस जो है ये ह्यूमन बीइंग के ही पास है ना, अरे सर, लेकिन कुछ बेसिक पैरामीटर पर जहां से वॉल्यूम है ये ऑटोमेट किया जा सकता है। ये क्लियर है ना। इंपॉर्टेंस, कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी, बेटर कंज्यूमर सर्विस, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, डेटा एनालिटिक्स। आ रहा है समझ में, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स करके वो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। क्लियर है ना। फिर डेफिनेशन, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय ऑडिटर फॉर डेटा एनालिटिक्स इन द ऑडिट प्रोसेस। कैट क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। अब ये मतलब इतने से यूज से लेकर के अच्छा खासा यूज तक जो कंप्यूटर का है ना, उसकी बात की गई है इसमें। आप ऑडिट के सॉफ्टवेयर आईडिया, एसीएस जो है ना, ये सॉफ्टवेयर है जो ऑडिट करने में हेल्प करते हैं। बाकी आप जब ऑडिट करने आते हो तो बेसिक कंप्यूटर की हेल्प तो लेते ही हो, एक्सेल वगैरह में बहुत सारी चीजें करते हो, यूटिलिटीज होती हैं, कैलकुलेटर हो गया, मैक्रोज से भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अरे समझ में, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो जेनरिक कंप्यूटर में होते हैं, यूटिलिटीज बोलते हैं उसको। उसके अलावा सेपरेटली क्या आते हैं, बनते हैं पूरे सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। तो आइडिया इज वन ऑफ देम जो कि ऑडिट के लिए यूज होता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिट, तो क्या ये टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यूटिलाइजिंग स्प्रेडशीट्स एंड स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स। ठीक है ना। मतलब पहले इसने डेटा एनालिटिक्स बताया, फिर इसने कैट बताया, अभी बोल रहे डेटा एनालिटिक्स को ऑडिट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आप देखोगे, स्प्रेडशीट्स और स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल। स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल है ना, आइडिया आएगा ये सब, चेकिंग कंप्लीटनेस, ये देख लो, ठीक है, इंश्योरिंग डेटा एंड पॉपुलेशन कंप्लीटनेस। देखो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हम देख लेंगे, लेकिन डेटा पूरा जाना चाहिए। मान लो कि नेटफ्लिक्स, क्या नेटफ्लिक्स जो डेटा ले रहा है वो किन लोगों का डेटा है, जिनके पास मोबाइल है और जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के मूवीज देख रहे हैं। यानी कि 100% डेटा उसके पास भी नहीं, अच्छा खासा डेटा है फिर भी 100% नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हैं ना, क्योंकि कंप्लीट पॉपुलेशन उसमें नहीं। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो जो मूवीज बना रहे हैं वो अमीर लोगों के हिसाब से ही बन रहे होंगे शायद, क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो है सब्सक्रिप्शन वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं लेता। नहीं आ रहा समझ में, क्लियर है। जिसकी इनकम 8-10 हज़ार रुपये महीना हो वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, क्योंकि वो मोबाइल पे इतना अच्छा यूज नहीं करते। मतलब कि
ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की पसंद तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, लेकिन सबकी पसंद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। हाँ, यूट्यूब के पास ज्यादा बेहतर डेटा होगा, समझ में आ रही है बात? क्लियर? लेकिन अब उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो तो अलग लेवल पर चलता है, मतलब ठीक है। कंप्लीटनेस, सारा डेटा होगा तब डेटा एनालिटिक्स बढ़िया होगा। ऑडिट सैंपल सिलेक्शन जो है, देखो जब मैं डेटा एनालिटिक्स की या उसकी जो भी टेस्टिंग कर रहा हूँ अगर मैं, तो सैंपल एक ही एक टाइप का निकाल के चेक कर लूंगा तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा ना मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैरायटी मेरे ऑडिट में कवर होनी चाहिए। जब भी मैं सैंपल कलेक्ट करूंगा तो क्या होना चाहिए, वैरायटी। तो अभी अपन लोग सैंपल के टाइप्स तो पढ़ेंगे, रैंडम और सिस्टमैटिक सैंपलिंग होनी चाहिए ताकि फुल एरिया का कवरेज हो पाए। बैलेंसेस जितने भी उनको एक बार रिकम्प्यूट कर लेना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेटा, मतलब ट्रायल बैलेंस एक बार खुद से बना के देख लो, आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? तो री परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो डिप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट, ये सब जो भी कर रखे हैं ये खुद से एक बार आप करके देख लो, और जर्नल एंट्रीज देख लो, पैटर्न देख लो, और एनोमली। एनोमली क्या होती है, यूनिक, अगर मान लो कुछ भी चीज है तो वो होती है एनोमली। अभी यहाँ पर कोई साइंस का बच्चा आकर के बैठ गया तो वो क्या होता है, एनोमली। क्यों? हम लोग सब कॉमर्स वाले हैं, ये आंसर। क्लियर है? तो एनोमली मतलब कि डिफरेंट स्पीशी, आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर है? फिर ठीक है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशी मतलब अलग उसका, ठीक है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, तो है ना, देखो ये पता है, ये बोल रहा है कि डेटा एनालिटिक्स का ऑडिट में कहां कहां पर यूज होता है। अरे समझ में? तो ये सब एरियाज है जहां पर डेटा एनालिटिक्स का यूज जो है वो होता है। क्लियर है? ठीक है। और इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी। अब देखो, कंट्रोल अगर कोई वीक पड़ा तो उससे क्या असर पड़ेगा, बहुत सब्जेक्टिव बात है। सिक्योरिटी गार्ड ढंग से चेकिंग नहीं करता तो चोरी कितने की हो गई होगी, सब्जेक्टिव है, वही बोल रहा हूँ मैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है कि भाई अब उसकी, वो कमजोर है तो कितना कमजोर है, कैसे प्लान किया जा सकता है, समझ आ रहा है? ठीक है ना? वो एक स्टोर कीपर है, तो भाई वो नॉर्मली देख नहीं पाता तो छोटी मोटी चीजें नहीं कर पाएगा, चेक या जो भी है, तो फिर उससे रिलेटेड कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, है ना? पॉइंट ये है कि डेटा एनालिटिक्स से हम ये सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स है कि भाई कभी पहले कंट्रोल अगर वीक हुआ था तो कितने का नुकसान हुआ था, ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस जब हुए होंगे तो उनको तुम आज लेकर के आकर के ये अंदाजा लगा सकते हो कि भैया अगर कंट्रोल वीक है तो कितना नुकसान, कितना इम्पैक्ट उसका होगा, मिस स्टेटमेंट पर कितना इम्पैक्ट होगा। जरूरी नहीं कि लॉस हो सकता है कि सिर्फ नुकसान, मतलब जरूरी नहीं कि चोरी हो सकता है कि सिर्फ डैमेज हो। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो ये बताओ, what is the primary purpose of data analytics in today's digital age? Okay. So, what are the tools used by auditor for data analytics in the audit process? टूल्स एंड टेक्निक्स तो ये होंगे ना, ये तो सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज है। मतलब देखो, हाँ हो सकता है, लेकिन कैट इज बेटर आंसर। ठीक है, हाँ तो फिर कैट फिर भी बेटर आंसर हुआ ना, क्योंकि सब कवर कर लेगा वो। हाँ मतलब कैट में सब कवर हो जा रहा है, ज्यादा बेहतर आंसर है वो। हाँ तो थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी आ गई है इसमें। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस बना रहे हैं मतलब, है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये मॉड्यूल के कंटेंट के हिसाब से बन रहे हैं तुम्हारे पूरे, ठीक है ना? ह्यूमन एरर पॉसिबल है इसमें, ठीक है।
चलो, which of the following is an application of data analytics in audit for checking the completeness of data? बताओ। ये हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा अगर सारे अकाउंट्स नहीं है। चलो, व्हाट डज कैट स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटर? ठीक है, नकल नकल करने में भी अकल चाहिए क्या? इन डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट, what is the primary purpose of analyzing joining? एनालाइज कर रहे हैं हम, ये नहीं देख रहे कि सब एंटर हो गई। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एनालाइज हम इसलिए कर रहे हैं। रिपोर्ट खैर उसमें सब है, कोई चीज बोल नहीं सकते कि छूटेगी। चलो, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये पहली बार ऐड हुआ है, अच्छे खासे टॉपिक्स हटे भी हैं, तो इसके आने के चांसेस मोस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है ना? इंपॉर्टेंस इंट्रोडक्शन टू डिजिटल ऑपरेशन, तो डिजिटाइजेशन एंड ऑपरेशंस, एंटिटीज इनकॉर्पोरेटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। भाई, कंप्यूटर का सब लोग यूज कर रहे हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, हर कोई अपने बिजनेस में एप्लीकेशन देखता है कि किस तरीके से हम डिजिटाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। आज के डेट में तो रिटेल वाले भी ऑनलाइन सामान बेचने लग गए, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो डिजिटाइज हो गई। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ड्रिवन रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब कंपनीज बिजनेस मॉडल टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर के कर रहे हैं। मतलब रीस्ट्रक्चरिंग जब कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते रहे। जब टाटा नैनो का प्लांट प्लांट बना था, फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट था वो। शिफ्ट तो करना पड़ गया था। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रीस्ट्रक्चरिंग। जब नया प्लांट बना रहे थे तो हमने पूरा का पूरा किस बेसिस पे बनाया? ऑटोमेटेड, मतलब कि वो पूरी कार जो है वो ऑटोमेटिक बन रही, मशीन्स वगैरह बना रही। फिर ऑटोमेशन एज की, एम्फेसिस ऑन ऑटोमेशन एज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल। एक्चुअली हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन यही कर रही है, ऑटो क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन। पर पहले ऑटोमेशन ये होता था कि एक बंदा अपने लिए ऑटोमेशन करने के लिए और लोगों को लगा देता था। अब वो ह्यूमंस की जगह पे क्या रख सकता है बहुत सारी जगहों पर? मशीन्स या कंप्यूटर्स। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन बीइंग को दिए जा रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस किसको दिए जा सकते हैं? सॉफ्टवेयर को। क्लियर है क्या? ठीक है ना? है ना? ठीक है। ऑडिटर्स इंटीग्रेशन टू ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या है? फ्रॉम प्लानिंग टू फाइनल ओपिनियन, ऑडिटर्स इनकॉर्पोरेटिंग डिजिटल टूल्स अक्रॉस द ऑडिट प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग से लेकर के रिपोर्टिंग तक ऑडिटर जो है वो क्या यूज कर रहा है? डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा कि ऑपरेशंस में डिजिटलाइजेशन हो गया, और रीस्ट्रक्चरिंग लोग करते हैं तो किसके बेसिस पे करते हैं? टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। और ऑटोमेशन जो है वो सबसे मेन बन गया है कि सब लोग चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में ऑटोमेशन। इसीलिए डिजिटल ऑडिट आज की डेट में जरूरी है, क्योंकि सब जगह पर डिजिटल चीजों का समावेश हो गया है। अच्छा, ऑडिटर अपना ऑडिट करने में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो प्लानिंग से लेकर के कंक्लूजन तक क्या होता है? डिजिटल टूल्स जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स इन यूज कौन कौन से हैं? अब तो एआई आ गया। एआई कुछ नहीं है, जो सॉफ्टवेयर्स को जो लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस देते थे ना, उन इंस्ट्रक्शंस की संख्या सैकड़ों गुना बढ़ गई है। आ रहा है समझ? ठीक है ना? वही तो, जितना बारीक लेवल पर अपन लोग
एनालिसिस कर सकते हैं ना, डिसीजन ले सकते हैं, यानी हर मोमेंट्री चेंज पे हम जो डिसीजन ले सकते हैं, वो जब हमने किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, कंप्यूटर में। देखो समझो, जैसे ये देखो, मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, है ना। ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत लिखा है, आ रहा है समझ में? ठीक है, कैसे पहचाना तुमने? क्योंकि तुम्हें पता है कि ए आता है, कंप्यूटर इसको कैसे पहचानेगा ये गलत है? उसको गलत भी पता होना चाहिए। वो ये तो मान लेगा कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है, बट वो ये कैसे समझेगा कि आप डिजिटल लिखना चाह रहे थे? तुम ये समझ सकते हो कि मैं डिजिटल लिखना चाह रहा था, कंप्यूटर के लिए सिर्फ ये है कि ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, उसमें ये इंस्ट्रक्शन डाला होना चाहिए कि ये वर्ड डाला तो समझना कि डिजिटल का गलत वर्ड है। अब तुम इसको समझो कि मैं इसको आ, आ, ऐसा भी लिख दूं तो भी तुम कुछ ना कुछ लगा लोगे, समझ रहे कि अच्छा हाँ डिजिटल टाइप का कुछ आप लिखना चाह रहे हो, इस कारण से आपसे एक मिस्टेक हो। लेकिन कंप्यूटर को ये वाला गलत, यानी कि उसको एक सही स्पेलिंग के लिए कितनी गलत स्पेलिंग्स दी गई होंगी, ये आप सोचो। तब जाकर के एक ऑटो करेक्टर बनता है, एक वर्ड के ऑटो करेक्ट, यानी हर वर्ड के कितने पॉसिबल गलत ऑप्शंस होंगे वो सब कंप्यूटर में फीडेड है। और तब भी अपन उसको एआई नहीं बोलते, एआई और हाई लेवल पर। तो आप इमेजिन करो कि कितने इंस्ट्रक्शंस होंगे कि कोई एआई टाइप की चीज बन पा रही है। मतलब इससे आपको समझ में आएगा कि हमारा माइंड कितना ज्यादा केपेबल है एक बेसिक कंप्यूटर से, और उसको बनाना कितना मुश्किल है। अगर मान लो कि एआई या किसी भी टेक्नोलॉजी को बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि हमने ऐसे याद थोड़ी कर रखे हैं कि डिजिटल को कितने तरीके से गलत कर सकते हैं, पर हमारे पास एनालिसिस है, हम उसका पहचाना पहचाना से देख सकते हैं, क्योंकि हम पिक्चर डिजिट अल्फाबेट बोलने का तरीका लिखा, हम ओपन उसमें एनालाइज कर रहे हैं। हमारे माइंड के पास कई सारे प्रकार के इनपुट है, एक मशीन जो है उसकी आंखें नहीं है, एक मशीन सिर्फ इतना है कि करंट दे रहे हो तो ऑन है, नहीं तो ऑफ है, सिर्फ इतना ही है जानती है मशीन, सिर्फ इतने के बल पे। और ऑब्वियसली मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, इन दो चीजों के बल पे ये पूरी टेक्नोलॉजी बनी हुई है। बहुत बहुत सारी चीजें, खैर। तो टेक्नोलॉजी टूल्स क्या क्या यूज होते हैं, ऑटर जो यूज कर सकता है, एआई यूज कर सकता है, बहुत ऑब्वियस है, डेटा एनालिटिक्स और दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। अरे सर, डिजिटल ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। और अच्छा, डिजिटल ऑडिट एक ये भी हो सकता है कि मैं यहां बैठा हूं और यूएस की एक कंपनी का ऑडिट कर डालूं, ये भी डिजिटल ऑडिट में आ जाए। नहीं आ रहा समझ में? आपको पता है बहुत सारे ऑडिट्स ऐसे होते हैं, हैदराबाद या सब में बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो कि पूरा का पूरा काम कैसे करते हैं, डिजिटल। उनको सारे के सारे सबूत या वो सब जो सोर्स डॉक्यूमेंट है सब ऑनलाइन भेजे जाते हैं, और वो उनको वेरीफाई करके ऑडिट करते हैं। समझ रहे हो? ठीक है ना? उसको वो वाला वर्क फ्रॉम होम भी चल जाता है, उसके लिए ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एफिशिएंट ऑडिट करना, ऑडिट एफिशिएंसी से हो जाता है, क्योंकि रिपीटेड काम जो मैनुअल है, देखो आप कुछ भी कर लो, आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन सा काम जो आप कर रहे हो वो फालतू का है, वो टेक्नोलॉजी से हो सकता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो एफिशिएंट हो सकता है, तो ये उसमें काम आएगा, फोकस्ड अटेंशन। जितने भी जजमेंटल एरियाज है उसमें ऑर्डर अपना माइंड फोकस कर सकता है। अगर
डिजिटल ऑडिट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम कौन संभाल लेगा? कंप्यूटर। वी आर टॉकिंग अबाउट एआई भाई। अरे सर, तो बहुत सारी चीजें जो है वो संभाल ले। एआई तो एनालिसिस लेवल पर भी चला जाएगा, बट उसके एनालिसिस पर अभी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं वैसा। अरे सर, ठीक है ना। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इम्प्रूव्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू रिस्क आइडेंटिफिकेशन ज्यादा इजी। देखो पता क्या होता है, बल्क डेटा जो है ना वो प्रोसेस कर पाता है कंप्यूटर एक बार में बहुत सारी चीजें। देखो ये लिखना ऐसे आसान है, प्रैक्टिकली जब आप किसी चीज के बारे में सोचोगे ना तो आपको जब किसी ऑडिट में जाओगे या कहीं सिचुएशन में जाओगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोचना कि कैसे ये काम करता है, तो हम क्या इंस्ट्रक्शंस दें या क्या प्लान बनाएं। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि जब वो सिस्टम्स बने होंगे तब एंटिटी ने अपने पर्पस के हिसाब से बनाए। उनका पर्पस सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं होता, उन्होंने बिजनेस के पॉइंट से बनाया है। आपको सोचना है कि अगर ऐसा बनाए तो उसमें लूप होल क्या हो सकता है। अरे सर, या अगर रिस्क आइडेंटिफिकेशन आपको डिजिटल ऑडिट के थ्रू करना है तो आप वो कैसे करोगे ये सोचना पड़ेगा। यहाँ उतना वैसे नहीं दिया होगा, क्योंकि अदरवाइज ये केस स्टडीज से भर जाएगा। ये पूरा जो है ये केस स्टडीज से भर जाएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये करना। अब वो फाइनल के ऑडिट में होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इससे समझ गए हो कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, चलो। Multiple choice. What are the key aspects of entities operation adapting that to changing times? Automation. आ रहा है समझ में? ठीक है ना। ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं बहुत सारे ऑपरेशन, पहले बहुत मैनुअल थे, अब सब ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं। ठीक है। रेलवे में कितने लोग पहले एम्प्लॉयड रहते थे और सबको काम भी होता था और कम ही पड़ते थे। अब ऑनलाइन जाता है रिजर्वेशन, और कितना टाइम हो गया, तो अब तो मतलब कहीं से कहीं का भी हो सकता है। समझ रहे? तो बहुत सारे रेलवे वाले तो बस चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। अरे सुन, ठीक है कि यूनियन में क्या हो रहा है, बहुत ऐसे सुनता रहता हूँ। ठीक है। और सफाई कर्मचारी कर रहे हैं काम, ड्राइवर कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं। ठीक है। लेकिन बहुत सारे अलग भी हो गए। ठीक है। चलो, विच टेक्नोलॉजीज आर ऑडिटर्स यूजिंग फॉर बेट are auditor using for better understanding of a business process? ये रखा। What is the primary benefit of digital audit in terms of auditors' focus? Simple. In the context of digital audit, what does AI? Wow. Audit inspection होगा, लेकिन देखो अच्छे ऑप्शंस बनाए इसमें। अरे सर, ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन सुन के लगे कि जिसको नहीं पता है, आप तो बहुत कॉमन है ना। ठीक है। नहीं तो फिर ऑडिट इंस्पेक्शन देख रहे हो। फिर हाउ डज डिजिटल ऑडिट कंट्रीब्यूट टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन? ठीक है। चलो, अब ये आईएक्स, ये कंपनीज एक्ट में भी है। अरे इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। पता है ना तुम लोग को ये, है ना रिपोर्ट में। ठीक है, चलो। तो वो इंटरनल कंट्रोल जो कि किससे रिलेट हो रहे हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। आ रहा है समझ? ठीक है ना। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हैं, ये वो पॉलिसीज प्रोसीजर है। reliability of financial reporting, effectiveness, efficiency of operations, compliance of laws and regulations, safeguarding of asset, prevention, detection of fraud. बच्चों अगर आपको याद हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल उसी से रिलेट करते हैं पूरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। रेगुलेटरी एम्फेसिस क्या? कोई सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। ये सब्जेक्टिव चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है मतलब जो इसमें 10 और हो जाएंगे। अरे समझ, लेकिन
है ना, मतलब ज्यादा वाले कंसिडर करके चलना, मतलब ये बात तुम नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में लिख दोगे तो भी क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये मत करके चलना, 5 है तो 5 ही है आपसे, ठीक है ना, ऐसे मान के चल लो। चलो रेगुलेटरी क्या है कि लिस्टेड कंपनी के पास प्रॉपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक कर ले ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। देखो वैसे इंटरनल कंट्रोल की जगह उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की जिम्मेदारी अब कुछ हद तक उसकी हो चुकी है, क्लियर, ठीक है। फिर क्या है, ऑडिट कमिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट कमिटी इवेलुएट्स इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। मतलब ऑडिट कमेटी पता है आपको, तो बड़ी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो उनके बहुत सारे कामों में से एक काम ये भी है कि वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। और सेक्शन 149 जब डायरेक्टर्स की अपन बात कर रहे होते हैं तो उनका क्या है, रॉबस्ट फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है वो होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सॉरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ये है ना तुम, नहीं तुम लोग को 148 तक था ना, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 149 से चालू होता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्यों होते हैं बड़ी कंपनीज में, क्योंकि डायरेक्टर्स हो सकता है कि सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए कुछ गड़बड़ करने की सोचें। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ये होते हैं कि वो प्योरली सिर्फ क्या देख रहे हैं कि कंपनी का अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। मतलब शेयर होल्डर्स का अच्छा होना चाहिए, रिपोर्टिंग एकदम लीगल होनी चाहिए। वो लोग उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते कंपनी में, मतलब फाइनेंशियली। हाँ, ठीक है, मतलब हो सकता है हल्का फुल्का सा, लेकिन ईसॉप्स वगैरह, ठीक है, लेकिन ज्यादा भी नहीं हो सकता और किसी भी तरीके से वो पोस्ट उसकी हैंडल नहीं करें। एग्जेम्पशन क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, तो ये 143, ठीक है, कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है ना, उसमें एग्जेम्पशन दिया हुआ है किसको, प्राइवेट कंपनी को। अगर ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, बोरिंग लेवल 25 करोड़ है, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स काय के प्रोविजन फॉलो करेंगे, शेड्यूल 4। ये लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ? हाँ, मतलब इसमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, छोटी कंपनी इसमें क्या ही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे मैं वो करूँ, इसमें तो पूरा नैरेटिव बेसिस पे मेरे को खुद ही से पूरा इंटरनल कंट्रोल उनको बनाना ही पड़ जाएगा, बहुत मेहनत ज्यादा ही हो जाएगी और काम उतना होगा नहीं, ठीक है। एक सेकंड। हाँ, ठीक है, ये इसके साथ जोड़ लेना, ठीक है। ये अलग से पॉइंट नहीं है, ये 143 का सब पार्ट है, थोड़ा सा पॉइंटर्स में गड़बड़ी हुई, ठीक है। फिर अच्छा, अरे यार मैं ये देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये इसमें कहाँ से गया। चलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए मतलब शेड्यूल 4 का वो निभाएंगे, और रोल इंक्लूड्स ensuring integrity of financial information and robust financial control, सिंपल है, ठीक है। डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स। ऑडिटर सिर्फ चेक करेगा, वो भी उतने जितने कंपनीज एक्ट ने बोले, और अदरवाइज वो अपने हिसाब से चेक कर रहा है क्योंकि एंटी उसको वो करना है।
What is evaluate, validate, and report on the design and operating effectiveness of the internal financial controls. मतलब evaluate, validate, and report on the design and operating effectiveness of, ठीक है, डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी लगाने की, ऑडिटर से चेक करने की, ठीक है। चलो ये बताओ क्या होगा? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी का कौन इंश्योर करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑपरेशनल थोड़ी है जो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। अरे हाँ, इन चारों में तो यही है ना, बस ऑपरेटिंग थोड़ी देख रहे हैं हम, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, तो वो लीगल लॉज रेगुलेशन से हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं होगा ना। चलो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट आईएफसी की बात डायरेक्टर्स के ऊपर 134 में डाली, बोर्ड रिपोर्ट में आता है ना। फिर थर्ड, ठीक है। फिर व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिगार्डिंग आईएफसी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 4? ठीक है। फिफ्थ वाला इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल डायरेक्टर एंड मैनेजर, ठीक है। चलो अब डॉक्यूमेंटेशन की बात है, ठीक है। अब सिर्फ इतनी बात है कि इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड रिस्क विस्क से रिलेटेड क्या क्या तुमको डॉक्यूमेंट करना है, सिर्फ ये चार चीजें डॉक्यूमेंट करना है तुमको। जो भी डिस्कशन डिसीजन है वो सब डॉक्यूमेंट कर लो, सोर्सेज डॉक्यूमेंट कर लो, आ रहा है समझ, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स ये सब लिख लो, बस इतनी बात है। तुमसे कोई सवाल पूछे, तुमने ऑडिट किया है, तो अभी तक अपन को सब पढ़ रहे थे, इन सब को साबित करने के लिए ये सब अपने पास रिकॉर्ड रख लेना, और ये सब क्या जितना भी हो सके प्रूव करने के लिए अपनी बात, उसका डॉक्यूमेंटेशन रख लेना। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं होता कि सिर्फ कागज ले, आप लिख भी लेते हो ना उसके बारे में, भैया देखो ये मैंने ऐसे ऐसे चेक किया, तो भी काफी है, ऐसा नहीं हर चीज का डॉक्यूमेंट नहीं लेना पड़ता, कुछ डॉक्यूमेंट ले लो, कुछ लिख लो कि इसको मैंने कैसे चेक किया, क्योंकि आप 4 साल बाद देखोगे आपको ये याद नहीं होगा कि मैंने कैसे चेक किया, और जैसे भी चेक किया वो लिख लो, ये डिसीजन लिया लिख लो, ये मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ ये लिख लो, आ रहा है। और रिस्क और कंट्रोल है, जितने रिस्क आइडेंटिफाई हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजर्वेशन लेवल पर, जितने रिस्क और उससे रिलेटेड कंट्रोल जो भी लगाए आपने वो सब आइडेंटिफाई कर लो, क्लियर है? ठीक है। फिर ये बताओ क्या डॉक्यूमेंट करो, सब आ रहा है हमने, चलो ठीक है। Key element and sources of resource. What is included in the documentation of identified risk? ठीक है ना। Fourth, regarding risk and control, ठीक है, what should the auditor document? ठीक है ना, ये रिवीजन टाइप का ही है, ये तो एमसीक्यू है भी नहीं। What is documenting key decision understanding important in the audit process? Why is documenting key decisions? नहीं, एकेडमिक वाले बताने बेटा। बी लीगल रिक्वायरमेंट है, तो काय होता है जहाँ ओनली लिखा होगा वो नहीं, जिसमें ओनली लिखा होगा मतलब वो होगा ही। चलो
असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स, ठीक है। ऑडिट फाइंडिंग्स असेसमेंट, इवैल्यूएट एंड असेस फाइंडिंग्स और एक्सेप्शन द आईटी एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल। अब देखो जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली, एक्सेप्शंस मिले आईटी एनवायरनमेंट और कंट्रोल में, वो सब डॉक्यूमेंट कर लो। कंसिडर इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ऑडिट प्रोसेस, ठीक है। पूरे ओवरऑल ऑडिट प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो, ठीक है। वो इनके पास अगले चैप्टर के नोट्स हैं, मतलब ऑडिट एविडेंस वाले, वो बना लिए थे अपन ने। उसका प्रिंट दे देना मेरे को कल, अभी जरूरत। अबे चलो ठीक, अभी मेरे पास है, ठीक है। बाय। फिर वीकनेस को क्या कर लो, रिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। ऑडिट फाइंडिंग का असेसमेंट, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ओवरऑल ऑडिट प्रोसेस में इंपैक्ट देखोगे, इससे एनटीई पे फर्क आएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एनटी ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, क्लियर है? अच्छा, अगेन वीकनेस है तो उसका सिग्निफिकेंस देख लो। अगेन इससे किस में फर्क आएगा, एनटी ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। फिर इंटरनल कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम मिली तो उसको रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी है क्या, मैनेजमेंट लेटर में आप उसको क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। अरे मैनेजमेंट लेटर कोई कंपल्शन नहीं होता है, ये ऑर्डर अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए जनरली भेजता है सब, ठीक है। उसमें देखो रिटन रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें अपन अजम्पशन अजम्पशन और क्लाइंट की जिम्मेदारी ले लेते हैं। मैनेजमेंट लेटर अपन ही उनको भेजते हैं, मतलब, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट यूजिंग इंटरनल कंट्रोल्स मेमो, इसको 260 में रिपोर्ट कर सकते हो तुम, ठीक है। रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, जो है कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन राइटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी, यही है। डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, तो अगर मान लो कि ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड, तो कंपनीज एक्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसे 260 में भी जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। अगर फेल्स टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट, मतलब काम नहीं ढंग से कर रहा, और दूसरा इस दिन से है ही नहीं, क्लियर है। असेसमेंट क्राइटेरिया, प्रोफेशनल जजमेंट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स को देखते हुए, ठीक है। और इंडिविजुअली भी देखो प्रॉब्लम्स को, और एग्रीगेट में भी देखो, कंबाइनिंग विद अदर डेफिशिएंसीज भी देखो, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं है? ये है कि ऑडिट की जो भी आपकी फाइंडिंग्स है, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या है, कंट्रोल वीकनेस, आईटी रिलेटेड, जेनरिक, है ना। और फिर उसकी रिपोर्टिंग का अपन ने देख लिया, और असेसमेंट का क्राइटेरिया, क्लियर है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनसे एनटी पे फर्क देखना है, उनकी रिपोर्टिंग देखनी है कि कहां पर करनी है, अरे समझ। और आपने असेसमेंट कैसे किया उसका क्राइटेरिया देखना, ये तीन मेन बातें, बोलो समझ गए हो, क्लियर है, ठीक है। ये समझ गए हो कि नहीं, जल्दी से खत्म हो गया है ये, है ना। चलो, प्राइमरी पर्पस क्या है, सी।
How should deficiencies in light control be reported to the management? When does deficiency in internal control? ठीक है. What is the significance of assessing each finding individually and then aggregating? ठीक है ना? हाँ? So why is communicating significant deficiencies to TCWG important? To meet regulatory requirements. ये जो है ना ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क, ये ऐसे 330 में आता है. ठीक है ना? तो ऐसे 330 लिख लो उसमें. नोट्स बनाते हैं. क्या इसमें पूरा स्टैंडर्ड है? ठीक है, वो पूरा ऑडिट एविडेंस में प्रोसीजर उसकी कवर हो जाएंगे. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ऐसे 315 में अपन ने क्या किया? असेस किया आरएमएम को. ठीक है, उसके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अपन कहां पर लेंगे? 330. जो भी अपन ने डिजाइन और इंप्लीमेंट किए थे, मतलब 315 के बेस पे अपन लोग 315 में जो रिस्क असेसमेंट हुआ उसके बेस पर रिस्पॉन्सेज अपन डिजाइन और इंप्लीमेंट करेंगे. 330 में एग्जीक्यूशन होगा और बेस किससे मिलेगा? 315 से. 320 में मटीरियलिटी, उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. ओवरऑल रिस्पॉन्सेस, सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर अपन डिजाइन और इंप्लीमेंट कर लेंगे अपने रिस्पॉन्सेस. ठीक है ना? फिर असर्शन लेवल पर कर लेंगे, जिनको कि अपन क्या बोलेंगे? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. रिस्क, एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क और एक इंडिविजुअल असर्शन लेवल रिस्क के लिए. ये सब वापस से फिर किसमें जुड़ जाएगा? अपना ऑडिट प्लान प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम अपन ने जो डिस्कस किया था, अब उसका नंबर लगने वाला है. ऑडिट प्रोग्राम अपन किस बेसिस पे बनाएंगे? इसके बेसिस पे प्रोग्राम बनेगा. हाँ, क्योंकि प्रोग्राम में अपन लोग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो प्रोग्राम बाद ही में बनेगा. तो जैसे अगर पूरा चार्ट बनाएंगे, पहले स्ट्रेटेजीज का पूरा इन्वॉल्व करेंगे, फिर प्लानिंग का इन्वॉल्व करेंगे, प्लानिंग के बाद ये इन्वॉल्व करेंगे चार्ट में, फिर इसके नीचे प्लानिंग में तो यही सब है ना. ऐसे 300 प्लानिंग, 315 असेसिंग रिस्क, ऐसे 320 मटीरियलिटी, ये पूरे प्लानिंग के हैं. और 330 में हम रिस्पॉन्सेस डिजाइन कर रहे हैं. तो वो जो रिस्पॉन्सेस हैं वो मेनली ऑडिट प्रोग्राम उसी के आधार पर बनेगा. मतलब पहले 315 320 का काम होगा, ऑडिट प्रोग्राम उसके बाद बनेगा. पढ़ा अपन लोगों ने पहले. हाँ, मतलब मैंने इसलिए बताया कि तुम उसके बाद फिर आइडेंटिफाई कर पाओगे कहां पर आएगा. रिस्क असेसमेंट पहले आएगा और उसके बेसिस पे ही रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क में ऑडिट प्रोग्राम आएगा. ठीक है, क्योंकि यहीं पर तो डिसाइड करते हैं ना कि क्या करना है, तब तो ऑडिट का प्रोग्राम बना पाएंगे. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, डिजाइनिंग फर्दर प्रोसीजर्स. तो रीजंस फॉर रिस्क असेसमेंट, ध्यान से देखो. हाई रिस्क माना तो क्यों, और लो रिस्क माना तो क्यों. ठीक है, ठीक है.
समझ में आ रहा है? रीजंस फॉर रिस्क असेसमेंट सबसे मेन पता क्या है एक्चुअली में, क्या है कि सबसे जनरल क्या मानोगे, रीजनेबल रिस्क सेल्स में हाई रिस्क मान के चलते हैं। तो अगर सेल्स में लो रिस्क मान रहे हो तो रीजन बताओ, और किसी भी और एरिया को हाई रिस्क मान रहे हो तो उसका रीजन बताओ। नहीं समझे? फिर जिसमें भी हायर रिस्क असेसमेंट कर रहे हो उसमें ज्यादा परसुएसिव एविडेंस चाहिए। परसुएसिवनेस किससे होगी? सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस बढ़ा देना है। 4 एविडेंस में सेटिस्फाई हो रहे थे, नहीं भैया इसके लिए 5 चाहिए, नहीं भैया इसके लिए 6 चाहिए, ऐसा। क्लियर है? क्लियर है? फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म वेल, है ना? रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स एन एक्सपेक्टेशन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल टेस्ट कब करोगे? जब आपका इनिशियल असेसमेंट ये है कि चलो कंट्रोल का भरोसा करते हैं, तो आप चेक करोगे और उसके बेसिस पर फिर उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है उसके बेसिस पर अपना सब्सटेंटिव का प्लान बनाओगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस। जब आपको ये आता है बेटा, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, कि कंट्रोल टेस्ट कब करते हैं, तो पहला पॉइंट है जब आप भरोसा करने वाले, दूसरा पॉइंट है जब आपको लगता है कि कंट्रोल के बिना काम नहीं होगा। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कंट्रोल के बिना काम नहीं होगा? तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, आईटी रिलेटेड काम है, समझ में आ रही है बात? ये सब कौन से एरियाज होंगे जहां पर कि कंट्रोल की चेकिंग के बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? टेक्निकल है ये वाला पार्ट, थोड़ा सा समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, रिलायंस ऑन कंट्रोल, ऑब्टेन मोर परसुएसिव विद ग्रेटर रिलायंस ऑन। आप जितना ज्यादा भरोसा कर रहे हो ना कंट्रोल पे, उतना ज्यादा उसकी टेस्टिंग कर लेना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हमारे साइन पे लोग भरोसा करेंगे तो हमें तो भरोसा होना चाहिए ना कि हमने जो चेक किया वो सही है। आ रहा है समझ? जितनी चीजों को हाई रिस्क किया, जिस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो उस पर ज्यादा भरोसा ऑब्टेन भी करना, यही बात लिखी हुई है। अश्योरेंस का लेवल, अगर when the approach involves primarily test of control, तो सीक अ हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस। बच्चों देखो, जैसे कि सब्सटैंटिव कर रहे हैं, सब्सटैंटिव में देयर आर 1 लाख ट्रांजैक्शंस, समझ रहे? तो हर एक ट्रांजैक्शन को जब चेक करोगे उसका लेवल ऑफ एश्योरेंस एक आप ऑब्टेन करोगे कि कितने सबूत मिल गए तो आपने भरोसा कर लिया। कंट्रोल को जब टेस्ट कर रहे हो तो कंट्रोल की डेफिशिएंसी के भी सेम पैरामीटर है कि जब आपको सबूत मिल जाएगा तो आप मान लोगे कि कंट्रोल अच्छा है। पर क्या करते समय ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कंट्रोल, क्योंकि एक एक कंट्रोल सैकड़ों हजारों ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो कंट्रोल्स को तो क्या करना, ध्यान से ही देखना। समझ गए ना? क्लियर है? कंट्रोल के बेसिस पे एक आध चीज तो शायद आप कम चेक कर रहे हो ना, कंट्रोल को तो अच्छे से ही चेक करना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन आर इनसफिशिएंट। वही बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन का तो दिक्कत होगी। ये पूरा पैच ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन रिस्पोंडिंग टू द असेस्ड रिस्क? ठीक है, चलो, व्हाट डज द ऑडिटर डिजाइन इंप्लीमेंट व्हेन डज ओवरऑल रिस्पॉन्सेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, assertion level, why does auditor consider risk for risk assessment, reasons for risk? ठीक है, फिर when should auditor perform test of control?
both A and B. ठीक है. When does the author seek? When the approach involves primarily test of controls. B. ठीक है. चलो, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ठीक है. अब देखो, परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल. यूज अदर ऑडिट प्रोसीजर along with inquiry for evidence on operating effectiveness. मतलब इंक्वायरी तो करते ही करते हो आप, और क्या करोगे? ऐसे डॉक्यूमेंट भी देख लो, समझ आ रहा है. ठीक है. इंक्वायरी, हाँ, मतलब इसी में आ रहा है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स यूज करना, मतलब पर्टिकुलरली, है ना. ठीक है. मतलब जैसे इंस्पेक्शन है, ये भी लिखना कि हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे. हाँ हाँ हाँ, बस 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 यही बोल रहा था. इंक्लूड फैक्टर्स लाइक हाउ, कंसिस्टेंसी एंड बाय whom कंट्रोल्स आर अप्लाइड. मतलब हाउ कंट्रोल्स वर अप्लाइड, पहली बात. ठीक है, कि किस तरीके से कंट्रोल अप्लाई किए हुए, ढंग से या नहीं, ये सब्जेक्टिव बात है. समझ में आ रही है कि नहीं? है ना. कंट्रोल अच्छे से लगे हुए कि नहीं, मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना. अच्छा, कंसिस्टेंसी मतलब पूरे साल के दौरान कंट्रोल होना चाहिए. आप कंट्रोल पे भरोसा कर रहे हो तो आप ये देखो कि वो ऑपरेटिव कब कब था. आप बोल रहे हो अरे मैं तो सिक्योरिटी गार्ड लगाया, पिछले महीने अपॉइंट किया, बाकी पूरे साल खाली पड़ा हुआ था, मैं कैसे भरोसा कर लूँ इस कंट्रोल पे? जिस टाइम का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उस टाइम तो नहीं था ना. 11 महीने भी लगा हुआ था तो मैं 1 महीने का सब्सटेंटिव ज्यादा करूंगा. ठीक है. और कौन लगा रहा है. ठीक है. क्लियर है. फिर चलो, डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रोल. डिटरमिन इफ कंट्रोल बीइंग टेस्टेड डिपेंड ऑन अदर कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल. मतलब बायोमेट्रिक मशीन में चेक कर रहा हूँ, समझ रहे, लेकिन उसको जाके एक बंदा पहले चालू करता है सुबह. समझ में आ रहे हैं ना. तो मतलब नहीं निकलेगा. ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट कंट्रोल्स होते हैं. अरे समझ में, तो आपको वो उसका पूरा कनेक्शन देखना पड़ेगा, सेट ऑफ. इसलिए अपन बोलते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेंगे इंडिविजुअल कंट्रोल्स के मुकाबले. ऑब्टेन सफिशिएंट प्रॉपर्टी. हाँ, नहीं, ये तो ऑपरेटिंग इनएफिशिएंसी होगी ना. डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रोल है क्या. ठीक है, कि वो कहाँ लगा हुआ है, अंदर ऑफिस के पास लगा हुआ है, बाहर गेट के पास. गेट में आने के बाद फिर बाहर जाने नहीं देते हैं, वैसा कुछ भी. ऑब्टेन एविडेंस सपोर्टिंग इफेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल्स. तो अगर वो दूसरे पर डिपेंडेंट है तो उनका भी ऑपरेशन देख लेना. ठीक है. फिर इंक्वायरी अलोन नॉट सफिशिएंट. इंक्वायरी अकेले से मत करना. कम इंक्वायरी को इंस्पेक्शन या री परफॉर्मेंस से जरूर क्या कर लेना, कॉम्प्लीमेंट कर लेना. ठीक है ना. नेचर ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल्स नेचर इन्फ्लुएंस टाइप ऑफ प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर एविडेंस. मतलब डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड कंट्रोल है तो इंस्पेक्शन अप्रोप्रिएट है. आईटी कंट्रोल है तो री परफॉर्मेंस करना पड़ेगा. जिस टाइप का कंट्रोल उस टाइप का ऑडिट प्रोसीजर. ये लाइन लिख लो. ठीक है. कितना चेक करोगे, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग क्या है. कंसिडर फैक्टर्स लाइक frequency of control performance,
है ना, मतलब वही थ्रू आउट द पीरियड था कि नहीं, है ना। रिलायंस, हाँ कंसिस्टेंट, रिलायंस ड्यूरेशन, किस हिस्से को चेक कर रहे हो जिससे कि रिलायंस ऑप्टेन कर रहे हो, एक्सपेक्टेड डिविएशन, थोड़ा बहुत डिविएशन होगा, कितना डिविएशन सह सकते हो, नहीं, एक है एक्सपेक्टेड, अरे बाप रे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो, हाँ ये वही है, एक होता है एक्सपेक्टेड और हाँ टॉलरेबल। तो एक्सपेक्टेड मतलब आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसमें कितनी प्रॉब्लम, और एक होता है टॉलरेबल। तो एक्सपेक्टेड टॉलरेबल से ऊपर नहीं होना चाहिए, दूसरा चेकिंग जब कर लो वो भी टॉलरेबल से ऊपर नहीं होना चाहिए, टॉलरेबल मेन है, ये एक्चुअली में मटेरियलिटी को प्रदर्शित करता है, बट मटेरियलिटी वर्ड यूज होता है सब्सटैंटिव के लिए, हाँ, तो यहाँ पर टॉलरेबल एरर कह सकते हो, सिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंट का मतलब ये कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड, ये है कि मैं कितना सह सकता हूँ, अरे हाँ, हाँ सिग्निफिकेंट हो गया हो, ठीक है, बट वो अलग तरीके से यूज होता है, सिग्निफिकेंट एक्चुअली में वर्ड यूज होता है कि वो इंडिविजुअल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, ये तो क्या है कि छोटी छोटी गलतियों का टोटल में कितना सह सकता हूँ, सिग्निफिकेंट जनरली क्या होता है कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की बात करता है, अगर तुम बोलो कि छोटा छोटा मिला के कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा तो फिर हाँ ठीक है, होगा क्लियर है ना, लेकिन पीछे भी अपन वो डेविएशन में सिग्निफिकेंट वर्ड यूज किया, सिग्निफिकेंट रिस्क यूज किया, सिग्निफिकेंट रिस्क तो अपन ने उस समय अपना पर्पस क्या था, सिग्निफिकेंट रिस्क ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर ऐसे चांसेस हैं कि क्या हो सकता है, गड़बड़ी ज्यादा हो सकती है, वो सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज हो गए, समझ आ रहा है ना, ये अभी अपन क्या कर रहे हैं, कमी, हाँ मतलब जैसे एक्सपेक्टेड डिविएशन रेट और टॉलरेबल डिविएशन रेट, यार रेट वर्ड यूज हो रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी क्वांटिटेटिवली कर पाना नहीं, 100 बार चेक किया तो एक बार गड़बड़ की क्या उसने आई कार्ड चेक करने में, तो क्या ये टॉलरेबल एरर है, मतलब ये तो मैंने फिर भी नंबर्स में कर दिया, समझ रहे हो, वो ढंग से चेक नहीं कर रहा है, 3 एलिमेंट चेक करता है चौथा नहीं करता, तो वो चौथा चेक करना कितना जरूरी है, समझ रहे हो ना, बहुत अलग लेवल पर हो सकता है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है दुनिया में, बट जो चीज जितनी इम्परफेक्ट है उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्लियर है, ठीक है, चलो फिर क्या, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी फॉर ऑब्टेन्ड एविडेंस एंड टेस्ट ऑफ अदर रिलेटेड कंट्रोल्स मैटर, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रेलेवेंस मतलब कि वो कितना रेलेवेंट है, फालतू तो नहीं ये कंट्रोल, हम देखो, मैंने एक बुक पढ़ी थी यू कैन विन, उसमें लिखा था कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, कार में चल रहे होते हैं, तो वो चल रहे हैं तो कुत्ता पीछे भाग रहा होता है एकदम भौंकते हुए, तो वो रोज भागता है कुत्ता उस वो गाड़ी के पीछे, तो वो दोस्त बोलता है यार कि तेरे को लगता है कि कभी ये कुत्ता अपने को पकड़ पाएगा, गाड़ी को रीच कर पाएगा, दौड़ते दौड़ते पीछे छूट जाता है रोज, दूसरा दोस्त बोलता है कि भाई इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि क्या वो कभी पकड़ पाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जिस दिन वो पकड़ लेगा तो वो करेगा क्या, वो एक चैप्टर है जिसमें लिखा है कि बेमतलब लक्ष्यों के पीछे मत भागो, अरे सब ठीक है, तो रेलेवेंट होना चाहिए कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, तो ऑडिटर जब चेकिंग कर रहा है तो उसने चेक कर लिया कि हाँ ये कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो ये कंट्रोल करता क्या है, अरे बकवास करता है, तो कुछ खास ऐसे चेक नहीं करता था, तो फिर क्या हो, क्लियर है, और रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी अलग है, रेलेवेंस अलग है, रेलेवेंट का मतलब क्या है कि वो कितना काम का है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि वो कितना भरोसेमंद, मतलब रिलायबिलिटी, हाँ रिलेवेंट वाले की ही चेक करेंगे, अरे बस ये अलग फैक्टर है, रिलेवेंट से नहीं बोल रहे, ठीक है ना,
in test of other related controls. ठीक है. ठीक है. चलो बताओ. Why is inquiry alone sufficient नहीं? Lacks reliability. ठीक है. What may provide more assurance than inquiry and observation for testing controls? ठीक है. What factors influence the extent of testing of control? हाँ. What may provide more assurance? ज्यादा भरोसा कब आएगा? तो तुम इसको परफॉर्म करके भी देख लो. नहीं आया समझ. अरे जितने प्रोसीजर लगा लो तो उतना भरोसा बढ़ जाएगा ना. नहीं वो अलग था. वो एफिशिएंट और इफेक्टिव था. इसमें उस चीज की बात ही नहीं है. इसमें रैपिड की बात है. अलग होगा. ये तो बनाए हैं. परफॉर्मेंस एफिशिएंट नहीं होता है. ये कहीं मिलेंगे नहीं. ये बिल्कुल फ्रेश है. ताजी ताजी. नहीं वो मटेरियल है. वो टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो. हाँ हाँ समझ गए. वो तो क्लियर है. तो देख लीजिए. ठीक है. चलो थर्ड. हाँ थर्ड हो गया. फोर्थ इंस्पेक्शन है तो फॉर डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड कंट्रोल. फिफ्थ वाला. Why is it essential to establish continuous relevance of audit evidence from previous audit? To ensure that the evidence is still valid. क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल्स मैंने पिछली बार चेक किया. अब इस बार भी मैं उस एविडेंस को थोड़ा बहुत कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है. चलो फिर क्या है? टाइमिंग. ठीक है. तो टाइमिंग ऑफ कंट्रोल क्या है? टेस्ट. हाँ पूरा साल है तुम्हारे पास. अप्रैल से लेकर के मार्च तक का. कब का चेक करो? किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम का. रैंडम एक एक दिन के नहीं देखो. तुम 4-5 दिन के लगातार देखो. आ रहा है समझ में? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और ऑपरेटिंग देख लो थ्रू आउट द पीरियड. समझ में आ रहा है? ठीक है. बाकी ये बोल रहे कि कुछ एक हिस्से के पूरे कर लो या पूरे साल में से निकाल लो. कोई दिक्कत की बात नहीं. मैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एक बार में बता रहा हूँ. फॉर कंट्रोल्स ओवर अ पीरियड. ठीक है. इंश्योर दैट दे ऑपरेटेड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द रेलेवेंट टाइम्स. क्या होता है इसकी बात ये है कि जैसे अपन लोगों ने किसी बंदे को लगाया कि भाई प्रीपेड के आइडेंटिफाई कर देना. प्रीपेड आउटस्टैंडिंग हमने साल भर अपॉइंट करके रखा है. हर महीने का प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग करता है. मार्च में वो बंदा अवेलेबल नहीं था. तो मार्च में ढंग से काम नहीं कर रहा था. तो मार्च तो सबसे मेन है ना. हर महीने का प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अच्छे से कर लिया. ईयर एंड का नहीं कर पाए तो लफड़ा मच जाएगा ना. समझ में आ रही है बात? मंथली रिलेवेंस उतनी नहीं जितनी ईयर एंड वाली. क्लियर है?
तो जब जरूरत है तब काम आएगी नहीं। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। क्या पिछले बार जब मैंने ऑडिट किया था उसके कुछ एविडेंस करेंट में काम आएंगे? सबस्टैंडर्ड के तो ज्यादातर नहीं, क्योंकि वो तो क्या होता है उस समय के ट्रांजेक्शन्स के एविडेंस है। तो उस समय की सेल्स चेक की थी, तो अभी की सेल्स के लिए मैं ये मान नहीं सकता कि ये सही है। इसके नए एविडेंसेस लूंगा, तरीका भले ही ले लूंगा। इंटरनल कंट्रोल्स के लिए कुछ कंट्रोल्स पर मैं क्या कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? फिर भी मैं अपनी चेकिंग का एक्सटेंट कम कर दूं, जीरो मत करना। ये बात ऐसे 610 में भी पढ़ेंगे अपन ने। आ रहा है समझ में? ठीक है। कंसिडरेशंस फॉर यूजिंग प्रीवियस ऑडिट एविडेंस। जब आप प्रीवियस ईयर के ऑडिट एविडेंस का करंट ईयर में भी यूज कर रहे हो तो इन बातों का ख्याल रखें। ठीक है ना? कंट्रोल अभी भी उतने ही इफेक्टिव हैं कि नहीं, ये देख लीजिए। फिर कंट्रोल मैनुअल है या ऑटोमेटेड है, ये देख लीजिए आप। क्लियर है? फिर जनरल आईटी कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस देख लीजिए। फिर क्लास चल रही है 10 मिनट। हेलो? अच्छा, तो 10-15 मिनट बस क्लास चलेगी। हाँ, 7-7-5। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ प्रीवियस ईयर का ऑडिट एविडेंस, जनरल आईटी कंट्रोल देख लो। अच्छा, इफेक्टिवनेस एंड एप्लीकेशन चेंजेस। तुम एप्लीकेशन कंट्रोल देख रहे हो और एप्लीकेशन में ही किसी ने चेंज कर दिया, तो क्या करोगे? पूरे नए, बोलो, लोग चेंज हो गए, पूरे नए एविडेंस लो। देखो, रिस्क नहीं लेना है ऑडिटर को। समझ में आ रहा है? तुमने पिछले साल का ऑडिट एविडेंस लिया, इस साल बंदा ही चेंज हो गया, तो तुम कंट्रोल को रीअसेस करो। समझ में आ रही है बात? प्रोग्राम में चेंज हुआ है, रीअसेस करो। तुम्हें नहीं पता क्या चेंज हुआ है, तो फिर चेंज को पूरा डिटेल में देखो। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। अच्छा, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये प्रीवियस ईयर ऑडिट एविडेंस में कंसिडरेशन कैसे है? हाँ हाँ मत करना बस, ठीक है। सवाल करना प्रॉपर मुझसे। तो बताओ ये। जो पिछली बार मटेरियल स्टेटमेंट्स थे वो इस बार करेक्ट हुए हैं। अरे क्या बोल रहे हो? अरे पिछले साल के ऑडिट एविडेंस को इस साल करंट में यूज करूं कि नहीं करूं, उसके लिए इस फैक्टर का भी ध्यान रखना है। ऐसे बताओ ना आंसर। तुम क्या बोल रहे हो? पिछले साल की मिस्टेक्स को करेक्ट करना। मैटर फिर से बताओ। मैटर ये है कि मैं पिछले साल का ऑडिट एविडेंस करंट ईयर में यूज कर सकता हूँ क्या, ये सवाल है। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ कर लो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखो। उसमें से पांचवी बात में क्या ध्यान रखना है? मटेरियल स्टेटमेंट सेम है तो रखेंगे। मटेरियल स्टेटमेंट सेम है, जैसे कि एक मैटर है। हाँ, यहाँ पे जजमेंट है ऑडिटर का कि मतलब दो चीजें हैं, और यहाँ पे ऑडिटर का जजमेंट है कि यहाँ पे मटेरियल स्टेटमेंट हो सकती है। और पिछली बार था और यहाँ का एविडेंस था, और इस बार हमें यहाँ पे मटेरियल स्टेटमेंट मिल रही है, यहाँ का एविडेंस ज्यादा नहीं है। तो हम यहाँ की मटेरियल स्टेटमेंट की यहाँ पे एविडेंस यूज नहीं करेंगे। इसमें ये फैक्टर कैसे आया, मतलब हम लेकिन उसको आर्टिकुलेट सही से करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा तुम समझ रहे हो, लेकिन उसको आर्टिकुलेट करो ना प्रॉपर। देखो सिंपल मैं बताता हूँ। दो स्पेसिफिक वो है एरिया, ठीक है। अब एक ही एरिया 2 साल में कि दो अलग अलग एरिया है? दोनों साल में दोनों एरिया है। हाँ, दोनों साल में दोनों एरिया है, ठीक है। अब पिछले साल में एक एरिया था, एरिया ए और बी। एरिया ए में मटेरियल स्टेटमेंट होने के चांसेस थे, और उसकी एविडेंस है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट।
और जो एरिया भी है वहाँ पे इतनी मटेरियल स्टेटमेंट के चांसेस नहीं है, तो वहाँ सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। मतलब पिछले साल की सिचुएशन के हिसाब से है, नेक्स्ट ईयर एरिया बी में है जो कि पिछले साल के जो सफिशिएंट है वो इस साल सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है। तो क्योंकि अब बी का क्या हो गया है, क्योंकि अब वो बी एरिया बी मटेरियल चलो बहुत बढ़िया। देखो इसको सिंपल लाइन में अपन बोले तो हाई रिस्क है तो पिछले साल के ऑडिट पे भरोसा मत करना, समझ गए? ठीक है, बिल्कुल सही तुमने बनाया पूरा एग्जांपल, लेकिन उसको सिंपल वर्ड्स में आर्टिकुलेट करें। हाई रिस्क एरियाज में पिछले साल के ऑडिट एविडेंस पर भरोसा मत करना, भले ही नहीं। क्लियर है? दूसरा, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल। हाई रिस्क एरिया है तो पिछले साल भले ही कंट्रोल पे तुमने भरोसा कर लिया था, इस बार दोबारा से चेक करना। ठीक है, फिर continuing relevance. If using evidence from a previous audit, establish its continuing relevance. पिछले साल का यूज कर रहे हो, देखो अभी भी वो रेलेवेंट है कि नहीं। ठीक है, लोग चेंज हो गए, सिचुएशन चेंज हो गई, तो फिर obtain evidence about significant changes in the control since the previous audit. मतलब चेंजेस हुए ना, चेंजेस हैं तो एविडेंस लो करंट ईयर में भी, पिछले साल पे भरोसा मत करो। ठीक है, इसके एमसीक्यूज के आंसर्स हैं तुम लोग के पास कि नहीं? ठीक है, तो फिर बताओ। बी, देखो टेक्निकल है ये, एक्चुअली में ना गड़बड़ हो सकता है। ओनली लिख गया ना तो गड़बड़ है, नहीं तो फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड का भी रिलेवेंट हो सकता था। ठीक है, सेवेंथ वाला बताओ। बाकी ऑप्शन ये भी ना ओनली नहीं होना चाहिए। ठीक है, why is it important to obtain evidence about significant changes in control since the previous audit? Continuing relevance. ठीक है, अब इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ये तीन ही पॉइंट है इसके। ठीक है, सब्सटैंटिव करते समय ध्यान समझो ये वाली बात। एक तुम क्या करते हो पता है, कंट्रोल्स टेस्ट करते हो, तब तुम कंट्रोल के बारे में अपना व्यू बनाते हो। एक तुम सब्सटैंटिव कर रहे हो और तुमको कोई मिस स्टेटमेंट मिला, तो उस समय सबसे पहले जाकर के क्या देखना कि ये मिस स्टेटमेंट किसके कारण नहीं होना चाहिए, कंट्रोल डेफिशिएंसी के कारण। रिवर्स तुम इसमें जाकर के देख रहे हो। हम लोग नॉर्मली पहले कंट्रोल टेस्ट करते हैं और सब्सटैंटिव का प्लान बनाते हैं। हम यहाँ पर सब्सटैंटिव की चेकिंग करते करते जब प्रॉब्लम मिली तो हम ये शक कर रहे हैं कि भाई कहीं ये तो नहीं कि कंट्रोल में प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर ये केस इंडिविजुअल प्रॉब्लम का नहीं है, तो बल्क प्रॉब्लम का हो सकता है। नहीं आया समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है ये? फिर ताला टूटा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि ताला कमजोर नहीं है, हो सकता है ना, बस टूटा नहीं, कमजोर है। हाँ, वही तो मल्टीपल तरीके से तुम बोल सकते हो कि कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, जरूरी नहीं है कि डेविएशन देखें। मटेरियल स्टेटमेंट फाउंड इंडिकेट्स a significant deficiency in internal control. ये चेक कर लेना ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। समझ आ रहा है कि मटेरियल स्टेटमेंट है तो क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल? ये बात वैसे पहले वाले में और तीसरे वाले में दो। क्लियर है?
ठीक है ना। इसका क्या है, दूसरे वाले का तो दे ही दिया है इसमें आंसर, ठीक है। पहले वाले का है बी, ठीक है। चलो अब यार ये एक एक टॉपिक के हो गए, चलो खत्म ही हो रहा है। स्पेसिफिक इंक्वायरीज व्हेन डिविएशन डिटेक्टेड, तो क्या बोल रहा है, जब डिविएशन डिटेक्ट हुआ ठीक है, तब क्या करोगे, स्पेसिफिक इंक्वायरी, ठीक है ना। इसमें मैटर समझो, कॉन्सिक्वेंस समझो, और जो आपने भरोसा किया है किस पर, कंट्रोल पर, उस पर शक करो। समझ में आ रही है बात, मतलब प्रॉब्लम मिली तो क्या मैं भरोसा करूं या नहीं करूं, ये सवाल पूछो अपने आप से। क्लियर है, इसका मतलब डिविएशन की मटीरियलिटी देख ली, समझ गए कि डिविएशन वर्ड अपन यूज करते हैं जब कंट्रोल ने ढंग से परफॉर्म नहीं किया। मेन सब्सटेंटिव के टाइम पे प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट। कंट्रोल के टाइम पे प्रॉब्लम आती है उसको क्या बोलते हैं, डिविएशन, ठीक है। चलो, decisions are made on whether additional tests or substantive procedures are necessary, ठीक है। जब भी कंट्रोल में प्रॉब्लम है तो सब्सटेंटिव बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, ये सोचो। क्लियर है, तो ये कब की बात है, जब डेविएशन डिटेक्ट हो गया। ये हर एक चीज ना, ये हर एक पैच एक एक क्वेश्चन है ये तुम्हारा, समझ में आ रही है बात, एक एक पैच एक एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ये 3 4 के आंसर जो है वो है ना, मैं आंसर दे दे रहा हूँ, सी और सी, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आकर के, जब मैं एक सेल का इनवॉइस लेकर के देख रहा हूँ ये असली है कि नहीं, इस पर मैं सारे असर्शन चेक करूँ। हाँ, ये अमाउंट सही है कि नहीं, हाँ ये इसी टाइम पीरियड का है कि नहीं, हाँ ये सच में हुआ था कि कोई बंदा है जिसमें कि जिसको ये सेल हुई थी कि नहीं। समझ में आ रही है, ये सेल ही है कि तुमने कुछ फिक्स सेट बेचा है। मैं आपको कौन कौन से असर्शन बता रहा हूँ, कंप्लीटनेस और क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन असेट लायबिलिटी मतलब चलो मेजरमेंट है ना, ठीक है। और पीरियोडिसिटी, कट ऑफ बोलते हैं जिसको, और अक्रेंस, वेदर ये ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उनको बहुत ज्यादा पता है ऑडिट के बारे में। हाँ मतलब ये कम लोगों को पता होता है एजर्शन, वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर क्या है, तो substantive procedure designed to detect material misstatement at the assertion level comprise test of detail and substantive analytical procedure। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है, वाउचिंग बोलते हैं इसको। तो ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस, ट्रांजैक्शन की वाउचिंग, बैलेंसेस का वेरिफिकेशन, ये बात ये पूरी डिटेल में अपने को ऑडिट एविडेंस में यही यही करना है। तो वाउचिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और वेरिफिकेशन में अपन ये देखते हैं कि असेट लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, ठीक है। बताओ, क्लियर। इसका दूसरा पार्ट है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। देखो मेरे को सेल्स चेक करनी है ना, तो मैं उसको नॉर्मली टीओडी से करता हूँ। टीओडी मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल। रेंट चेक करना है तो नॉर्मली किससे कर लेता हूँ, एनालिटिकल, क्योंकि 1 महीने का करके इंटू 12 कर दूं तो मेरे को लेजर का रिलायंस आ जाएगा। तो ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की तरह यूज होते हैं क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें मैं रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये लाइन होनी ही चाहिए किसमें, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा है, इसके बिना कोई मतलब कि नहीं है। रिलेशनशिप मतलब कि डेटा किस तरीके से कनेक्टेड है और वो कंसिस्टेंट है कि नहीं ओवर द पीरियड,
inconsistencies or significant deviations from expected values. Plausible also तो ठीक है, ठीक है. रेशोज यूज करना मतलब एनालिटिकल लगना. आ रहा है समझ में? कितनी सेल कर रहे हो तो कितनी परचेज होती है, इसका एक रेशो होगा जो कि जनरेट थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बहुत ज्यादा इधर उधर है तो डाउट होगा. प्रॉफिट मार्जिन सेम रहते हैं. रेंटल इनकम है ना, रेंटल रेट्स, अपार्टमेंट काउंट, ये सब मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विद, जिसका भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न है उसमें क्या लगा लोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर. बोलो, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है. फिर क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. तो ऑडिटर में डिसाइड ऑन द सफिशिएंसी ऑफ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस. देख लो कहां लग रहा है वहां लगाओ. अरे समझ एनालिटिकल प्रोसीजर जहां लग सकता वहीं लगाओगे, हर जगह नहीं लगा लोगे. क्लियर है? और जैसे 520 है जहां तक एनालिटिकल है ना, ठीक है. ऑप्शंस इंक्लूड परफॉर्मिंग ओनली सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सिर्फ टीओडी, सिर्फ सब्सटैंटिव या दोनों का कॉम्बिनेशन. ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर की डिटेल है. अगर आपसे पूछा गया सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या आता है तो टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल, ये दोनों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा. एक्सटेंट बढ़ जाएगा अगर कंट्रोल वीक है, ठीक है. टेस्ट ऑफ डिटेल में हमेशा अपन क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं, उसके हिसाब से चेकिंग करते हैं. और अदर फैक्टर्स लाइक इफेक्टिवनेस एंड सिलेक्टिव मीन्स ऑफ टेस्टिंग आर आल्सो रिलेवेंट. कितना इफेक्टिव है और टेस्टिंग के लिए कितने हमारे पास मीन्स अवेलेबल, ये सब भी हम ध्यान में रखते हैं. बोलो, एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटैंटिव एनालिटिकल ही बोल रहे हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर की तरह यूज हो रहा है. मतलब लेजर के अमाउंट्स वेरीफाई करने के लिए यूज हो रहा है जो एनालिटिकल प्रोसीजर. हाँ, ठीक है, कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेजर का एक अमाउंट आया है, उसको वेरीफाई करने के लिए एनालिटिकल लगा रहे हो तो वो क्या हो गया, सब्सटैंटिव एनालिटिकल. ठीक है, क्लियर है? चलो बाकी कल करते हैं. इसके आंसर है सी और बी. बी ये इसके सी, सी, ये भी सी और डी. डी, ठीक है.